वैसे तो बिहार के पॉलिटिक्स में कर्पूरी जी से ही प्रभावित सभी पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, लोजपा हो या और छोटी मोटी पार्टियां, सब कर्पूरी जी के ही माने वंशज हैं, एक तरह से राजनीतिक वंशज हैं। लालू जी देख लीजिए, क्या कहना है, अभी तो साहित्य की चर्चा है लेकिन राजनीति में जिसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं। पूरा का पूरा परिवार किस रूप में ग्रसित है। जिन लोग कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंदोलन चला, कांग्रेस का योगदान है, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, लेकिन एक ही योगदान नहीं था, क्रांतिकारी वो का भी उतना ही योगदान था। ये वही क्लब था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही क्लब था जहां इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ था, चटगांव में यूरोपियन पहाड़ी तली क्लब पर। भगत सिंह अपने पॉकेट में करतार सिंह सराभा का तस्वीर रखे रहते थे। करतार सिंह सराभा इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि भगत सिंह को भी वो, भगत सिंह उनको ही अपना आदर्श मानते थे। वीर सावरकर, जितने क्रांतिकारी हैं, केवल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह उनकी ही पुस्तक पढ़ पढ़ करके क्रांतिकारी बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भीम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भीम सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं। उससे पहले एक प्रतिभाशाली छात्र, प्रखर छात्र नेता, लोकप्रिय शिक्षक, कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता, कर्मठ समाज सेवी, कर्मशील समाज विज्ञानी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। बिहार में जो अभिवंचित वर्ग है उसकी सशक्त आवाज़ के रूप में आपकी पहचान रही है और यही वजह है कि आप राज्यसभा में, उससे पहले बिहार विधान परिषद में और लगातार राजनीति और समाज सेवा में पहचान बनाते रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि डॉक्टर भीम सिंह जी को एक राजनीतिज्ञ का साहित्य तक के स्टूडियो में क्या काम, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एक पुस्तक आई है, भारत के महान क्रांतिकारी 75। इसके अलावा इसमें 1860 से 1945 के बीच जो 75 राष्ट्रनायक हैं उन पर तो लिखा ही लिखा है आपने। महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर पर भी आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 खंडों में। बिहार विधान परिषद में डॉक्टर भीम सिंह जी का जो वक्तव्य रहा है, जो उनकी पहचान रही है, जो उन्होंने व्याख्यान दिए हैं और जो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है, उन पर 3 खंडों में पुस्तक आ चुकी है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल पीस एंड रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, यह पुस्तक अंग्रेजी में आ चुकी है, जो आपके शोध पर आधारित पुस्तक रही है। बिहार झारखंड की अत्यंत पिछड़ी जातियों पर भी आपकी एक पुस्तक आई है और गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर पर एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है। कई पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। जब वो पुस्तकें प्रकाशित होंगी उन पर बात करेंगे। चूँकि यह बातचीत का हमारा कार्यक्रम है, तो सबसे पहले सिंह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक राजनेता को लेखन में ऐसी अभिरुचि कैसी हुई कि वो कर्पूरी ठाकुर जी और भारत के महान क्रांतिकारी और इन पर पुस्तकें लिखने लगा? ऐसा है जयप्रकाश जी कि साहित्य से मेरा लगाव स्कूल के दिनों से ही रहा है। अगर मैं साहित्य की चर्चा करूं तो स्वर्गीय पंडित जय गोविंद मिश्र जी और स्वर्गीय सच्चिदानंद उपाध्याय जी का मैं जिक्र करना चाहूँगा जी, जो हमारे दोनों गुरुदेव थे हाई स्कूल में, और उनके कारण ही मैं साहित्य में रुचि लेने लगा था। तो यद्यपि मैं बाद में इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन साहित्य से रुचि हमारी घटी नहीं और साहित्य से झुकाव हमेशा बना रहा। साहित्य में मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आता था। शायद आपको ये झूठ न लगे,
कि संस्कृत में मुझे मैट्रिक बिहार बोर्ड में, जो कि बोर्ड इमरजेंसी के दिनों हुआ था, तो मुझे 100 में 98 नंबर आए थे। क्या बात। 100 में 98। तो साहित्य से हमारा बहुत लगाव है और हमेशा साहित्य में मेरी रुचि रही है, तो इसीलिए हम साहित्य की ओर, राजनीति में रहते हुए भी हम गए हैं। अब ये कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति आपका मुझे लगता है कि बहुत आदर भाव है, क्योंकि आपकी जो पहली पुस्तक रही है और उसके बाद फिर 5वीं पुस्तक भी उन्हीं पर आधारित है। आप, ऐसा क्या था कर्पूरी बाबू में कि आपने उन पर 2 खंडों में पहले पुस्तक लिखी, फिर बाद में भी गुदड़ी के लाल करके पुस्तक लिखी और लगातार आप उनके विचारों को, मतलब मुझे लगता है कि जो बिहार विधान परिषद में आपकी जो आवाज़ रही है, या अभी भी जो आप जिन मसलों को उठाते हैं, वो वही मुद्दे हैं जिनको कर्पूरी बाबू कभी अपनी आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, या जिनको उन्होंने लगातार पूरे राजनीतिक जीवन में उठाया था। देखिए, यद्यपि कि मैं जयप्रकाश आंदोलन में भी भाग लिया हूँ, लेकिन वह अबोध छात्र के रूप में भाग लिया था। जब से बोध हुआ है तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनसे मेरा जो लगाव हुआ धीरे धीरे बढ़ता ही गया है। एक समय तो ऐसा मैं उनका फैन हुआ कि हम पढ़ाई छोड़ना चाह रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और ये कर्पूरी ठाकुर की महानता देखिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप पढ़िए और पढ़ करके कुछ आगे बढ़िए, नहीं तो दूसरा आदमी होता तो झोला टंगाने के लिए तैयार हो जाता। तो उनमें जो ईमानदारी थी, जो सच्चा गरीबों के प्रति दर्द था, इस सारा चीज़ से हम उनसे आकृष्ट हुए और धीरे धीरे उनके काफ़ी करीब हम गए। और उनके पार्टी में हम छात्र विंग के बिहार के अध्यक्ष हुए, युवा विंग के महासचिव हुए। तब युवा विंग के नीतीश कुमार जी, जो आज के मुख्यमंत्री है, वो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनसे काफ़ी लगाव रहा है। और एक ये निशान देख रहे हैं, तो ये छात्र जीवन में जो हलचल होता है उसमें हमको विरोधी पक्षों ने गोली मार दिया था। ओहो। तो ये जो दूसरा जीवन भी देख रहे हैं, पहला जीवन तो ईश्वर का है, दूसरा जीवन भी जो देख रहे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर जी का ही देन है कि उन्होंने हमको हर तरह का सरकारी सुविधा मुहैया कराया, विपक्ष में रहते हुए, और हवाई जहाज से यहाँ पर दिल्ली एम्स में भेजा था। ये 1985 का बात है, 1985 का जी। तो ये जो जीवन भी है सो कर्पूरी जी का, तो विचारों से भी और उनके कर्मों से भी, दोनों ही के कारण हमारा जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। तो कर्पूरी जी में मेरी काफ़ी श्रद्धा रही है। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आखिर अगर हम राजनेताओं की बात करें, राजनीति की बात करें, आप लंबे समय, आपका एक पूरा लंबा कार्यकाल हो गया जनसेवा और राजनीति के जी बीच। जी। क्या अंतर पाते हैं आप उस समय की राजनीति में और इस समय की राजनीति में, या उस समय के राजनेताओं में? चूँकि आप खुद भी राजनीति में हैं, तो कर्पूरी बाबू के समय जो राजनीतिक सिद्धांत थे और जो राजनेताओं की जनसेवा में भी रुचि थी, क्या आज भी नेताओं में वह भावना व्याप्त है? हम तो थोड़ा अंतर पाते हैं। जी। वैसे तो बिहार के पॉलिटिक्स में कर्पूरी जी से ही प्रभावित सभी पार्टियां हैं। ठीक है कि बीजेपी, जिसमें मैं अभी हूँ, वो अलग पार्टी है, उनसे प्रभावित नहीं रही है, लेकिन दोनों में समन्वय बहुत अच्छा था। जी। तो बीजेपी भी कर्पूरी जी के विचारों से कहीं न कहीं समानता रखता है, हमारी पार्टी। और उधर तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, लोजपा हो, या छोटी मोटी पार्टियां, सब कर्पूरी जी के ही माने वंशज हैं, एक तरह से राजनीतिक वंशज हैं। लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं? कर्पूरी जी इतने ईमानदार कि उनको अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए भी चंदा करना पड़ा। और उनके जो वारिस कहे जाने वाले हैं, लालू जी, देख लीजिए क्या कहना। अभी तो साहित्य की चर्चा है, लेकिन राजनीति में जिसमें नहीं लाऊंगा, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं, पूरा का पूरा परिवार किस रूप में ग्रसित है। तो सबसे बड़ा तो ये कारण ईमानदारी का। दूसरा कर्मठता का देखिए, पहले जहाँ कहीं भी कर्पूरी जी के समय में हत्या और प्रति हत्या, हिंसा और प्रति हिंसा की घटनाएं बहुत होती थी। कर्पूरी ठाकुर जी चाहे कोई पक्ष का मारा जाए, सबसे पहले पहुंचते थे, और उनके पहुंचने के बाद ही कई बार तो ऐसा होता था कि पुलिस प्रशासन और मीडिया को भी खबर बाद में होती थी।
तो इतना तेजी, जबकि संचार के साधन भी कम था, उनके पास मूवमेंट का, यातायात का साधन भी कम था, तो इतनी कर्मठता और जनता के प्रति उनका लगाव इतना तीव्र था। तो ये इसका भी हम अभाव देख रहे हैं। तो कई मायने में लेबर, परिश्रम, सादगी, ईमानदारी, कई फैक्टर्स में हम अभी अंतर पाते हैं। और मैं तो खुद कहूँगा कि उनके चरण के धूलि के समान भी हम लोग नहीं है। तो इसीलिए शायद आपने ये पुस्तकें लिखी कि ताकि युवा पीढ़ी जो है वो समझ सके कि कर्पूरी बाबू हाँ, कौन कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सबों तक पहुँचे। कर्पूरी ठाकुर जी सच को हम लोग जननायक कहते थे। जननायक तो पहले ही से जनता में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की मांग को, जो 1988 से उनकी मृत्यु के बाद से लगातार उठता रहता था, उनको भारत रत्न दिया जाए। हमने भी धरना, प्रदर्शन, सब कुछ किया है, अखबारों में बयान से लेकर सब कुछ छपा हुआ है। लेकिन इतना साल भी था, 12 और 23, 25 साल के, लगभग 35 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से उनको नवाजा। एक गरीब का सम्मान तब हुआ जब एक गरीब का बेटा पुनः आगे सत्ता में आया। गरीब का सम्मान गरीब के द्वारा। चलिए अब हम आते हैं आपकी इस पुस्तक पर। ये जो भारत के महान क्रांतिकारी पुस्तक है, जिसमें आपने 1860 से 1945 के कालखंड को लिया है, इसमें आपने भारत के जो नायक हैं क्रांति के, उनका चयन किस रूप में किया और आपके दिमाग में कैसे आई ये बात कि भारत के 75 महान क्रांतिकारियों पर ये पुस्तक लिखी जाए। और इसमें आपने एक और घोषणा की है भूमिका में, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो, कि ये पुस्तक केवल पहली पुस्तक नहीं है बल्कि क्रांतिकारियों के जो हैरतअंगेज कारनामे हैं और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये पुस्तकें भी क्रम में आएंगी। जी, तो जयप्रकाश जी, ऐसा है कि अभी भारत सरकार ने और पूरा देश ने आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव मनाया, 75वां वर्ष मनाया। तो जब वर्ष मन रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं कोई बहुत बड़ा तो नेता था नहीं कि मेरे पीछे लाखों लोग भीड़ हो कि मैं बहुत बड़ा रैली कर दूँ, समर्थन कर दूँ, या मेरे पास कोई पैसा नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा स्मारक बनवा दूँ। तो मैंने सोचा कि मैं लेखनी चला सकता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है तो मैं लेखनी चलाऊँ, और मैंने लेखनी उठाई और लिखना शुरू किया। तो लिखा तो 50-60 पेज लिखने के बाद हमको लगा कि ये तो जो जिनकी चर्चा हमेशा होती है, गांधी, नेहरू, जय, इस तरह के लोगों की हम लिखनी ले लेती तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा सर्वज्ञात है और इतिहास में इन्हीं लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमने वो 60 पेज को अलग रख दिया और सोचा कि नहीं, जो स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी पक्ष है, हमको उस पर लिखना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मुझे क्रांतिकारिता से बहुत ही लगाव भी रहा है, और मैं एनसीसी में बी सर्टिफिकेट भी पास हूँ, तो एक तरह से जज्बा भी रहा। तो मैंने कलम उठाई और ध्यान देना शुरू किया कि किन किन, और मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। उन दिनों मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं था और मंत्री भी से हट चुका था, तो मेरे पास समय था। तो सैकड़ों पुस्तकें मैंने पढ़ी और मैंने लेखनी उठाई, और क्रांतिकारी पक्ष को इसमें हमने अंकित किया है। ये जो आंदोलन चल रहा था देश की आज़ादी का, और उसका जो इतिहास लिखा गया, चूंकि जिन लोग कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंदोलन चला, कांग्रेस का योगदान है, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, लेकिन एक ही योगदान नहीं था, क्रांतिकारी वो का भी उतना ही योगदान था। और ये क्रांतिकारी कोई भटके हुए युवक नहीं थे, ये विचारों से लैस नवयुवक थे जो प्राण हथेली पर लेकर देश पर न्यौछावर होने के लिए चल रहे थे। हाँ, इन्होंने आजादी के लिए साधन की पवित्रता और अपवित्रता, ये जो अकादमिक बहस है, इसमें पढ़ने से इनकार कर दिया था। इनका मानना था कि भाई हमें आज़ादी चाहिए और हम जिस भी तरह से हो सकता है हम लड़ करके भी हासिल करेंगे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मुझे खेद है कि अब तक का जो इतिहास है उसमें
ये फुटनोट में पाए जाते हैं या एक आध चैप्टर में पाया जाता है, लेकिन हमने 75 लोगों का इसमें जिक्र किया है। 75, हजारों लोग हैं क्रांतिकारी, लेकिन चूंकि 75 वर्ष चल रहा था तो हमने 75 का सिलेक्शन किया कि 75 लोग तक ही हम अपने सीमित रखते हैं। अब मैं ये सवाल मेरा है, क्योंकि इसमें कई नाम, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो कई नाम ऐसे थे जो लगातार भारतीय जनमानस जिनको जानता ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि पंडित कांशीराम, कन्हैयालाल दत्त, अल्लूरी सीताराम राजू, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ये नाम ऐसे हैं, जोगेश चटर्जी, जुब्बा सहनी, इन लोगों का नाम पता ही नहीं है नई नई पीढ़ी को कि इस नाम के भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में थे। भाई मेवा सिंह, अब मतलब इसमें नाम लूँ जी, तो जी। 75 सारे नाम हैं। जी, जी। कुछ लोगों का नाम निश्चित रूप से हाँ, लोग हाँ। जानते होंगे, जैसे अशफाकुल्ला खान जी का जानते होंगे, जी। महर्षि अरविंद जी का जानते होंगे, खुदीराम बोस जी का नाम लोग जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी का जानते हैं। लेकिन अब इनके साथ साथ दिनेश चंद्र मजुमदार जी का नहीं जानते होंगे, दिनेश चंद्र गुप्ता जी का, तांतिया भील का नाम नहीं जानते होंगे। तो आपने ये जो एकदम विस्मृत लोग थे, उनको किस तरह से ढूंढा और उनकी कहानी आपने कैसे पाई, एक सवाल मेरा है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इनमें से अगर मैं कहूँ कि इन 75 नायकों में, हालांकि जिन क्रांतिकारियों का आपने उल्लेख किया और जो उनकी जीवन शैली रही है, जो उनका कर्म है, उनमें हर व्यक्ति आदर्श बनाने के योग्य है। हम लोग, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या जो युवा पीढ़ी है, उनमें से किसी एक के भी पद चिन्हों को चुन लेगी तो जीवन बदल जाएगा और देश के प्रति उसका समर्पण बढ़ जाएगा। वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं चाहूँगा कि किन लोगों का आप खास तौर पे उल्लेख करना चाहेंगे? देखिए, इस 75 महानायकों में एक से एक हैं। अब जैसे इस तस्वीर में ये देखिए, ये प्रीति लता वाडेदार जी हैं। जी, प्रीति लता वाडेदार, इनका कोई नाम भी नहीं जानता नहीं है। जानता। प्रीति लता वाडेदार वो महिला हैं, मैं महिला होने के कारण नहीं बल्कि इनकी काम को बता रहा हूँ। प्रीति लता वाडेदार वो महिला नेत्री हैं जिन्होंने 1932 में चटगांव में जो यूरोपियन क्लब था उस पर इन्होंने हमला किया, सशस्त्र हमला किया। और हमला का कारण क्या था? आप लोगों सभी मेरे हमारा भारतवासी जानते हैं कि यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग हमारे लोगों को क्लब में नहीं जाने देते थे, और कहीं कहीं लिखा रहता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये वही क्लब था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही क्लब था जहां इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ था, चटगांव में यूरोपियन पहाड़ी तली क्लब पर। तो प्रीति लता वाडेदार जी को मास्टर सूर्य सेन ने, ये सूर्य सेन जी हैं, सूर्य सेन, इन्होंने नियुक्त किया कि तुम जाकर के इस पर हमला करो। और वो गई और उन्होंने हमला ही नहीं किया, पूरा ध्वस्त कर दिया क्लब को। और दो तरफा, अब उन लोग भी थोड़ा, उन लोग पास भी आर्म था, दोनों तरफ से गोली चली। प्रीति लता जी को गोली लगी, वो घायल हो गए। साथी लोग, अब तो जब होता है तो आगे चला जाता है, तो ये चाहती तो गिरफ्तार हो सकती थी, चूंकि घायल हो गई तो वो रुक गई थी। लेकिन उन्होंने मृत्यु को अपनाया और साइनाइड रखे हुई थी गोली, और खाकर मर गई। तो 1932 में आप समझिए कि हमारी महिला लोग भी इतने क्रांतिकारी थे। इसमें बीना दास का चर्चा है, इसमें कल्पना दत्त का चर्चा है, महिलाएं। और मास्टर सूर्य सेन, जो चटगांव विद्रोह थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, जी, जी। एक आध पेज में 10-20 लाइन रहता है चटगांव विद्रोह का। ये पूरे एक सप्ताह तक उन्होंने चटगांव पर कब्जा कर लिया, और जब कलकत्ता से सेना गई तब जाकर के चटगांव को मुक्त किया जा सका। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इसमें जिक्र किए गए। इस पुस्तक में करतार सिंह सराभा का चर्चा है। करतार सिंह सराभा कौन थे? भगत सिंह जी तो आदरणीय है, पूजनीय है, इनकी पूरी देश में मतलब मान्यता भी है, चर्चा भी है। लेकिन भगत सिंह अपने पॉकेट में करतार सिंह सराभा का तस्वीर रखे रहते थे।
करतार सिंह सराभा इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि भगत सिंह को भी वो भगत सिंह उनको ही अपना आदर्श मानते थे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात भगत सिंह जी की माता ने इंटरव्यू में बात कही कि भगत अपने पॉकेट में करतार का तस्वीर रखे रहता था। तो करतार सिंह सराभा का कहीं चर्चा नहीं होती, जबकि उनका काफी योगदान है। इसी तरह से सचिंद्र नाथ सान्याल, दोनों जो महायुद्ध हुआ है, प्रथम से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक सचिंद्र नाथ सान्याल सक्रिय रहे। रास बिहारी बोस हैं, वीर सावरकर जी, ये दोनों दो तरह एक ही साथ सक्रिय हुए, लेकिन दोनों दो दिशा में गए और दोनों ही ने महान काम किया। वीर सावरकर कौन थे? वीर सावरकर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, और खास तौर पर आजकल के जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो जानबूझकर अपमानित करते हैं। वीर सावरकर जितने क्रांतिकारी हैं, केवल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह उनकी ही पुस्तक पढ़ पढ़ करके क्रांतिकारी बने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी वीर सावरकर ने, उस पुस्तक को पढ़ पढ़ के ही भगत सिंह क्रांतिकारी पथ पर गए और भगत सिंह ने उसको छपवाया और बंटवाया। और कब उन्होंने लिखा? 1906 में लिख दिया उन्होंने, 1907 में। इसका भी वाकया है, 1907 वह ईस्वी है जो 1857 के गद्दर का 50वां वर्षगांठ है। तो 50वें वर्षगांठ जब आया 1907 में, तो अंग्रेजों ने वहां टेलीग्राफ कोई अखबार उस समय होता होगा, तो उन्होंने भारतीयों को बहुत निंदा किया कि ये 50 साल पहले ही लोगों ने ऐसे किया था, वो किया था, और रानी झांसी की रानी को और तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, इन लोगों को कहा कि सब हत्यारा था। उन दिनों पढ़ने के लिए गए हुए थे वीर सावरकर जी ने बीड़ा उठाया कि तो बहुत गलत है, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ के रिसर्च करना शुरू कर दिया और रिसर्च करके साबित कर दिया कि 1857 का जो विप्लव था वह मात्र सिपाही विद्रोह नहीं था, वह देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वो पुस्तक लिखी, वह पहली पुस्तक है जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन वो छपी, वितरित हुई। तो वीर सावरकर जी का इसमें है सही अर्थों में। मैं यहाँ पर चूंकि वीर सावरकर जी की चर्चा चल रही है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता या कम्युनिस्ट नेता या इस्लामवादी या क्रिश्चियनवादी लोग जो कहते हैं कि वीर सावरकर क्षमा मांगकर जेल से निकले, यह बिल्कुल निराधार बात है। वाकया क्या है? वाकया यह है कि जब 1919 में मॉन्टफोर्ट सुधार, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार जब लागू हुआ, तो सुधार को लागू करने के लिए भारत सरकार के ने निर्णय लिया कि जो भी जेल में बंदी है उनको छोड़ा जाए। क्योंकि माहौल बनाना था कि अच्छा माहौल है, तो जो बंदी थे भारत के क्रांतिकारी खास तौर पर और गैर क्रांतिकारी भी, मतलब आंदोलन में जो स्वतंत्रता के लिए जो जेल में थे उनको छोड़ा जाए, क्रांतिकारियों को भी छोड़ा जाए। तो छोड़े गए। अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि आपको वचन देना होगा कि हम बाहर जाकर के किसी हिंसा में शामिल नहीं होंगे, राजनीति में शामिल नहीं होंगे। यह शर्त थी छोड़ने का, सर्व क्षमा एमनेस्टी का। बड़े बड़े क्रांतिकारी, अरविंदो घोष का भाई बारिंदर घोष, इस तरह के सारे क्रांतिकारियों ने लिख के दिया कि ठीक है, हम कोई भी जो 10-10 साल रहेगा अंडमान निकोबार में, तो ये लिखने में क्या जाता है, रणनीति भी हो सकती है कि भाई हम जाएंगे तो फिर मौका मिलेगा। तो लोगों ने लिखा कि ठीक है, हम बाहर जाना चाहते हैं और हिंसा में छोड़ के शांतिपूर्वक आंदोलन काम करेंगे। वीर सावरकर ने इनकार कर दिया कि मैं ये वचन भी नहीं दूंगा। लेकिन वीर सावरकर 1919 मतलब 20 में ये एमनेस्टी लागू हुआ था, 20 से लेकर 24 तक जेल में बंद रहे। फिर उन पर भी परिवार का दबाव पड़ा होगा, उन्होंने विचार किया होगा और उन्होंने बाद में लिखा भी है कि पहले तो जनता के बीच रहेंगे तभी तो जनता को हम प्रभावित करेंगे।
तो उन्होंने यही लिख के दिया है, यही इसी को क्षमा मांगा जाता है। सर्व क्षमा नीति है, एमनेस्टी को सर्व क्षमा बोला जाता है। ये क्षमा नहीं मांगे कि ये माई बाप हमको माफ कर दीजिए, हम गोड़ पड़ते हैं तो हमको छोड़ दीजिए, ये नहीं है। उन्होंने ये केवल लिखा कि मैं जाकर शांतिपूर्वक काम करूंगा, और अंग्रेजों ने उनको शांति, इतना ही से काम नहीं, उनको हाउस अरेस्ट रखा, रत्नागिरी में स्थानबद्ध उसको बोलते हैं, कि इस रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे, और उन्होंने काम किया। तो इस पहलू को भी इसमें दर्शाया गया है, इस पहलू को भी इसमें दर्शाया गया है। आप इस पुस्तक से नई पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी, और नई पीढ़ी अपने क्रांतिकारियों को क्या आप मानते हैं कि उसकी रुचि उन लोगों को जानने में है जो हमारे राष्ट्रनायक थे? इसीलिए ये पुस्तक लिखी है। बहुत कम जानकारी है। आपने शुरू में जैसे कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये सबको तो जानते हैं, लेकिन अब कोई क्रांतिकारी को हम बड़ा या छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनेकों ऐसे काम हैं जो उनके काम से भी ज्यादा बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के राज में विदेश से, अमेरिका होते हुए जर्मनी से जहाज आर्म से भर के लाया गया यहाँ क्रांति करने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। 1617 में आर्म से भरा हुआ जहाज जर्मनी से चलता है, अमेरिका होते हुए, और हिंद महासागर तक पहुंचता है, उसको ट्रैप कर लिया गया। ये समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है। तब अभी गांधी जी का यहाँ भारत में आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था, लेकिन हमारे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से यही काम आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस पर गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो सही अर्थ में लिया। मैं चाहता हूं, मैं तो भारत सरकार से भी चाहूंगा कि जो मैंने पुस्तक लिखी है इसको सारे जगहों पर पढ़ाया जाए, और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। और तो मैं अपना व्यक्तिगत हैसियत से तो लिखूंगा ही कि क्रांतिकारियों का इतिहास पैरेलल इतिहास है, कांग्रेस का भी है और क्रांतिकारियों का भी है, और दोनों में उतना ही बल है। तो आपको मैंने जो कहा कि जो अंग्रेजों ने 50 साल 1857 का 50 साल पर डेली टेलीग्राफ ने लिखा कि हत्यारा है, ये है, वो है, आंदोलन बहुत गलत था। वो जब खुदीराम बोस ने बम मार दिया जेम्स फोर्ड पर, तब वही अखबार फिर भावना बदल गई। उसी अखबार ने लिखा कि भारतीय क्या चाहते हैं, भारतीय हम तलवार के जोर पर हम नहीं शासन करेंगे, हम प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं। भाषा बदल गई। इनका तो योगदान हुआ, उनका मस्तिष्क में अंतर पड़ गया। जो पहले कहता था कि हम तलवार के बल पर शासन करेंगे, वो हूबहू उल्टी भाषा वही अखबार लिखता है कि हम तलवार के बल पर नहीं रहेंगे, जब योग्य हो जाएंगे भारतीय तो हम उनको शासन सौंप देंगे। आपकी इस पुस्तक में आपने अलग कुछ पुस्तकों की बात की है कि क्रांतिकारियों के हैरत अंगेज कारनामे, इसके अलावा उनके वचन और विचार, और क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, यह पुस्तक भी आप लिखेंगे। जी जी। तो ये हैरत अंगेज कारनामे से आपका आशय क्या है, मतलब किस तरह का कोई एक उदाहरण? हाँ, कोई एक उदाहरण तो ही मैं चापेकर बंधुओं का देना चाहूँगा जी। हालांकि वो फेमस घटना है, लेकिन फिर भी। चापेकर जब रानी जो महारानी थी वहाँ की, उसका हीरक जयंती, सत्तारोहण का हीरक जयंती जब मन रहा था 1897 में, तो पूना में सब रंगरेलियां मना रहे थे। और उसके पहले प्लेग जो फैला था, उसे भारतीयों को और भारतीय देवताओं को पैरों से रौंदा गया था। तो जो जिम्मेवार था, रैंड नाम का अफसर, रैंड को मारने का चापेकर बंधुओं ने फैसला लिया, और वो जैसी क्लब से निकला, दनादन उस पर गोलियां चलाई और उसकी मतलब वध कर दिया। हत्या नहीं, वध हुआ। तो उसका वध हुआ। इस तरह से अनेकों कारनामे। मैंने जहाज की चर्चा की कि पानी से भरा पानी जहाज से कहाँ जर्मनी से आर्म्स ला करके यहाँ लाया जा रहा था। इसी तरह से कलकत्ता में आ रहा था अंग्रेजों का मतलब सेना का पेटी, बारूद से, गोली से, रिवॉल्वर से उसको लूट लिया। तो ये सब हैरत अंगेज कारनामे हैं। जैसे एक हैरत अंगेज कारनामा भगत सिंह जी ने किया कि असेंबली में बम फेंका।
तो ऐसे सैकड़ों हैरत अंगेज कारनामे है, सैकड़ों। अगर मैं पूछूं, एक किताब आपकी आरक्षण इतिहास और प्रावधान पर आ रही है। आरक्षण बड़ा ज्वलंत विषय है और बड़ा इस समय चर्चा में हमेशा से रहा है। इसकी क्या वजह पाते हैं आप? देखिए, आरक्षण पर हमने लेखनी चलाई है, क्योंकि आरक्षण को हम मानते हैं कि, और अब तो सर्व स्वीकृत सिद्धांत है कि आरक्षण कुछ वर्गों को मिलना चाहिए। हुआ है क्या कि भारत एक महान देश है, हमारी संस्कृति और सभ्यता बरसों हजारों बरस पुरानी है। तो जो पुराना होता है तो थोड़ा अंग कमजोर हो जाता है। हम लोग जब वृद्ध होंगे तो अंग कमजोर पड़ेगा। भारत की संस्कृति में भी इतने लंबे समय में कुछ कुछ गलत बातें घुस गई, जैसे ऊंच नीच की भावना वगैरह वगैरह, और भी किस समय किसने लिखा तो उसी को प्रचारित कर दिया। कम्युनिस्टों ने प्रचारित किया, समाजवादियों ने प्रचारित किया, इस्लामवादियों ने प्रचारित कर दिया, और क्रिस्तानों ने प्रचारित कर दिया कि भारत में हिंदू धर्म में बड़ा डिफरेंसेज है, जबकि ऐसी बात नहीं है, डिफरेंसेज नहीं है। अब मनु ने कभी लिख दिया, मनु स्मृति में, कि अगर शूद्र वेद सुनता है तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाए। शीशा डालने का एक भी उदाहरण नहीं देता है लोग, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि शीशा डाला गया हो, लेकिन लिख दिया और उसी को प्रचारित करके मारे लोगों को बहका दिया है। तो आरक्षण उनको देना है। तो आरक्षण जब दिया गया है तो दूसरे वर्गों को भी जानना चाहिए कि आरक्षण क्यों दिया गया है। जैसे हम कमजोर अंग की मालिश करते हैं मजबूत होने के लिए, उसी तरह समाज का जो तबका पिछड़ गया है उसको हम विशेष अवसर देंगे ताकि वो आगे आवे। लेकिन अब इसमें भी विकृतियां आ रही हैं। जो आरक्षण पहले बुजुर्ग का मतलब लाठी का सहारा था, वो अब दबंगों का लठ बनता जा रहा है, लठ बनता जा रहा है। तो यह भी नहीं होना चाहिए, यह कमजोर की लाठी ही रहे, दबंगों का लठ नहीं बन जाए। तो इसीलिए मैंने इतिहास को उसका और परिप्रेक्ष्य लिखने का, और प्रावधान भी कि क्या क्या प्रावधान है उसका हमने एक बनाया प्रारूप। आखिरी सवाल मेरा है इस कार्यक्रम में, फिर पुस्तक आएगी तो बात कभी करेंगे। आप मगध सम्राट जरासंध पे एक किताब और चंद्रवंशी समाज पर एक किताब आपकी आ रही है। जरासंध एक ऐसे विषय है जिस पर मुझे लगता नहीं है कि इस आपकी किताब से पहले मेरे दिमाग में कहीं मैंने कोई किताब देखी हो। आप देख रहे हैं किताबों के बीच ही बैठा हूँ। मुझे लगता है संभवतः पहली बार कोई प्रयास कर रहा है कि जरासंध पे कोई किताब है। हाँ, इस ये सही कहे, आपने सही फरमाया है। जरासंध पर इसलिए कि हम जिस बिरादरी में आते हैं, चंद्रवंशी कहार, जी इसका मानना है कि हम जरासंध के वंशज हैं। अब देखिए, हम तो अपने पिता का नाम जानते हैं, दादा का नाम जानते हैं, और दादा के पिता का नाम नहीं जानते हैं। लेकिन अब 5000 वर्ष पहले जरासंध हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कह रखा है, और 100-150 साल से चला आ रहा है ये कम से कम इतिहास में, कि हम लोग जरासंध के वंशज हैं। तो मैंने जरासंध जी को उचित परिप्रेक्ष्य में चित्रित करने का प्रयास किया है। क्या किया? जरासंध जी को कोई कैसे मानेगा? श्री कृष्ण भगवान हमारे देवता हैं, हम लोग भी कृष्ण जी को देवता मानते हैं, और उसका उनसे मतभेद था। लेकिन जो टीवी वाले किसी भी शास्त्र में, किसी महाभारत में, पुराण में, कहीं भी राक्षस नहीं दिखाएगी, जैसे कि दिखाता है कि हाँ 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 हाँ, तो दो, इस तरह से टीवी वालों ने बहुत छवि खराब कर दिया है। टीवी वालों ने, शास्त्र में कहीं नहीं है कि वो राक्षस थे। ये दो मतभेद था, पारिवारिक मतभेद। मैं इसमें ये बताने वाला हूं कि पारिवारिक मतभेद था। अब देखिए, कंस जानते हैं, कंस जो थे कृष्ण के मामा थे, और कंस जरासंध के दामाद थे। तो यानी कि कृष्ण भगवान तो जरासंध के नाती थे। तो नाती भगवान है, मामा राक्षस हो गया, नाना राक्षस हो गया, ये तार्किक है क्या? ये बिल्कुल तार्किक नहीं है। जो होंगे या तो सब राक्षस थे या तो सब देवता थे। तो राक्षस देवता की बात नहीं है इसमें, बात यह होगी जो हमें लगता है, और मैं ये लिखूंगा, कि पारिवारिक मतभेद था, नीतियों का मतभेद रहा होगा। कोई एक संस्कृति को मानने वाले होंगे
और उस समय देखें वो कृष्ण भगवान, तो जो कृष्ण भगवान ने किया है वही सही है। और उनका सही मानते हुए ही जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जरासंध जी के वध के बाद जरासंध का बेटा जो है सहदेव, सहदेव पांडवों के पक्ष में कौरवों से युद्ध किए हैं। वो कृष्ण भगवान के शरण में रहे। तो अगर दुश्मनी होती तो सहदेव भी कृष्ण भगवान से दुश्मनी करते। तो वो अच्छे परिप्रेक्ष्य में साबित करने की जरूरत है कि नीतियों का मतभेद था, कुछ मतभेद था। और मतभेद क्या रहा होगा? ये है कि श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि यहाँ सुव्यवस्था, और सुव्यवस्था का मानदंड बना रहे थे, माध्यम बना रहे थे पांडवों को। तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करना चाहा कि भाई हम भारत का, आर्यावर्त का बनना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करके राजाधिराज मतलब। तो उन्होंने कहा कि जब तक जरासंध जीवित हैं, तुम्हारे भीम अर्जुन तो सबको जीत लेंगे, लेकिन जब तक जरासंध जीवित हैं तब तक तुम्हारी जीत नहीं हो सकती, आपकी जीत नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि तब जरासंध जी से युद्ध हो। तो तब भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष युद्ध में जरासंध को नहीं हरा जा सकता है, क्योंकि वो तो खुदे हार के 17 बार भाग चुके थे। इसीलिए रणछोड़ नाम है कृष्ण भगवान का, रणछोड़ एक नाम है कृष्ण भगवान का। तो उन्होंने कहा कि छल युद्ध से, द्वंद्व युद्ध में भीम के द्वारा उनको मतलब वध कराया गया। तो वध कराया और तब राजसूय यज्ञ हुआ और बने वो। चलिए तो ये हम लोग मतभेद नीतिगत था, कोई राक्षस और दैत्य ये तरह का नहीं था। ये हमें उस वंश का होने के नाते ये हम लिखने वाले हैं। मेरी शुभकामना है कि आपकी वो किताब आए, क्योंकि जरासंध जी के जीवन पर जानने के लिए बहुत सारे लोगों को अभिरुचि होगी। बहुत उनका एक बहुत कम अंश मिलता है महाभारत और अन्य कथाओं में। और जैसा कि आपने कहा कि टेलीविज़न पर उनका चित्रण इस तरह से होता है कि वो राक्षस थे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक प्रतापी सम्राट थे, ऐसा सम्राट जो स्वयं मतलब जिससे भगवान हारते रहे हैं लगातार। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप समाज के लिए, और संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो चलता रहे, और नई नई पुस्तकें लिखते रहें, ताकि आपसे बातचीत का अवसर मिले। साहित्य तक पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी नमस्कार जयप्रकाश जी। आपके माध्यम से पूरे साहित्य तक को, आज तक को सबको धन्यवाद कि हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। नमस्ते।